आज भी जब हम जाते हैं, बहुत से गांव में चर्चा होती है, तो जो गांव के सीनियर लोग हैं वो बताते हैं कि हमारे गांव में हाई स्कूल खुला है, काम आपके बाबूजी करा रहे, समझ जाके लड़ ले रहे हैं कि भैया इलाज कराना है। 1 घंटे में दिग्विजय सिंह जी हमला मिलाई से तुरंत वो आदेश हमला वहीं भोपाल में। अभी कुछ कांग्रेसों से मैं बात कर रहा था, उनके बारे में बता रहे थे कि वो दबंग नेता थे। मैं आपको फ्लैशबैक पे लेके जाता हूँ 25 मई 2013, वो आखिरी बार बात हुई थी उदय जी साहब? हाँ, 24 मई को एक कार्यक्रम किया था मैं, और जब हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखते हैं तो हम लोगों को हमेशा मदद मिलती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे हम लोग हाई कोर्ट में वकीलों को लेकर भी चर्चा करें, चाहे हम लोग राज्य सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी हम लोगों को हमेशा मदद करते आए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट जो था वो पिछले 1-1.25 महीने से रेगुलर इंटेलिजेंस वाले अपने अधिकारियों को इनपुट दे रहे थे कि बड़ी संख्या में नक्सली झीरम घाटी के आसपास और उस क्षेत्र में सक्रिय हैं। 23 मई 24 मई की यात्रा में सुरक्षा मुहैया कराते हैं और 25 मई की यात्रा में कोई नहीं रहता। 25 मई में जैसे खुले तौर पर छोड़ दिया गया कि आप नक्सली घटना को अंजाम दिया जाए। ये लगभग 1-1:30 बजे के आसपास की बात है। फिर उसके बाद बात नहीं हुई। 3-3:30 बजे कुछ साथियों का फ़ोन आया कि टीवी देखे क्या आप? मैंने कहा क्या हो गया? तो भैया वो परिवर्तन यात्रा में हमला हो गया। राजनांदगांव में कांग्रेस मतलब उदय मुल्लार मतलब कांग्रेस एक ब्रांड थे। पिताजी का एक लाइन हमेशा मुझे याद आती है कि वो हमेशा क्या करते थे कि कांग्रेस है तो हम हैं जी, और कांग्रेस नहीं रहेगी तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। 25 मई 2013 ये वो तारीख है छत्तीसगढ़ के लिए जिसे कोई भी भुला नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस की फ्रंट लाइन नेताओं की हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र मुदलियार, उदय मुदलियार जी के पुत्र हैं और युवा जो आयोग है छत्तीसगढ़ में उसके अध्यक्ष है। चूँकि उस नक्सली हमले को ये भी शायद नहीं भूले पाए होंगे, और उस दिन क्या कुछ हुआ था, और 10 साल बाद चूँकि आज हम बात कर रहे हैं कितना कुछ बदल गया है, क्या कुछ हुआ है, पूरी बात करेंगे। जितेंद्र जी, पहले तो मैं नमन करूंगा उदय मुदलियार जी को। और राजनांदगांव ने उस दिन 2 बेटे को खोया था, उदय मुदलियार जी और अल्लानूर को। 10 साल बाद कितना कुछ बदल गया है आप लोगों की ज़िंदगी में, चूँकि जो न्याय मिलना चाहिए, जो न्याय की उम्मीद थी, वो मुझे नहीं लगता कि शायद मिल पाई होगी। 25 मई 2013 को जो झीरम घाटी में घटना घटी, उसमें हम लोगों ने अपने नेताओं को, मैंने अपने पिता को, कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो हायरार्की जो लीडरशिप की थी, वो सारी शहादत हो गई। 25 मई का दिन निश्चित तौर पर पूरा कांग्रेस परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, अन्य पीड़ित परिवार के लिए बड़ा दुख भरा दिन रहता है। न्याय की बात हम लोग करें तो अभी तक इसमें कुछ रिजल्ट आया नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 25 मई की घटना के समय इंटेलिजेंस इनपुट जो था वो पिछले 1-1.25 महीने से रेगुलर इंटेलिजेंस वाले अपने अधिकारियों को इनपुट दे रहे थे कि बड़ी संख्या में नक्सली झीरम घाटी के आसपास और उस क्षेत्र में सक्रिय हैं। नक्सलियों ने दोनों परिवर्तन यात्रा और विकास यात्रा पर हमले को लेकर जगह जगह बैठक की, और ये भी इनपुट था इंटेलिजेंस का कि इनमें हमला हो सकता है। उसके बावजूद आप 23 मई 24 मई की यात्रा में सुरक्षा मुहैया कराते हैं और 25 मई की यात्रा में कोई नहीं रहता। 25 मई में जैसे खुले तौर पर छोड़ दिया गया कि आप नक्सली घटना को अंजाम दिया जाए और जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसको शहीद किया जाए, ताकि हम फिर गेन कर जाएं। तो जिससे ये गेन की उम्मीद कर रहे थे, जो लोग गेन की उम्मीद कर रहे थे, वो लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं। ये सिंपल सी बात है। अब जब इतना इंटेलिजेंस था, इतना आपके पास इंटेलिजेंस का इनपुट था कि 200-200, 250 की संख्या में नक्सली 20 की टुकड़ी में कहीं, 35 की टुकड़ी में कहीं, 40 की टुकड़ी में कहीं, 70 की टुकड़ी में कहीं दिख रहे थे नक्सली। गांव वालों ने इनपुट को बताया कि राशन लेने 70 की संख्या में नक्सली आए थे और सब बड़े वेपन वाले नक्सली थे। तो ये जब राज्य सरकार के पास इनपुट था तो इसमें सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई? और 25 मई के दिन वहाँ के आला अधिकारियों का जिला में उपस्थित ना रहना, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा और घोर नक्सली क्षेत्र में जब उसका कार्यक्रम है तो उस समय इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है? ये सारी बातें जो हैं वो एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है।
और निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी सबके समक्ष होगा, सच 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 लोगों के बीच आएगा। जी। लेकिन इसमें एनआईए भी आ गई, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी थी, दोनों के बावजूद कोई रिपोर्ट नहीं अभी तक। हम लोग एनआईए की जांच से संतुष्ट नहीं थे, ये हम पहले दिन से कह रहे थे। हम लोगों ने उस समय तत्कालीन रमन सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनसे भी मुलाकात की थी कि हम लोग इसमें सीबीआई की जांच चाहते हैं, सीबीआई एनआईए मिल के इसमें जांच करे, इसकी मांग हम लोग कर रहे थे। और तो बहुत से जो ये सत्ता दल के लोग थे उन्होंने कहा कि दो जांच एक साथ नहीं होती, तो हमने बताया कि एक जो वेस्ट बंगाल में शारदा चिटफंड कंपनी वाला एक मामला था उसकी जांच दोनों कर रही थी, सीबीआई भी। तो हम लोगों की मांग थी पर वो मांग पूरी नहीं हुई। जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही ये घोषणा की कि हम एसआईटी के माध्यम से झीरम की जांच कराएंगे, इसके पीछे का सच सामने लाने का प्रयास करेंगे। अभी कहाँ है रिपोर्ट उसकी? वो दिक्कत उसमें ये आई कि एनआईए से जब राज्य सरकार ने सब समस्त दस्तावेज मांगे तो एनआईए ने देने से मना कर दिया। पहले एनआईए ने अपने वेबसाइट पे क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। जब हम लोगों ने कहा कि एनआईए ने हम लोगों से पूछताछ नहीं की है और हम लोगों को भी अपनी बात रखने का, हम लोगों को भी अपने पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। हम लोग भी तो, मेरे पास इंटेलिजेंस के इनपुट के सारे कागज़ थे, दस्तावेज थे, मैं चाहता था कि मैं एनआईए को दूं। जी। एनआईए उसमें भी जांच करे कि इंटेलिजेंस ने जब इतना इनपुट आपको दिया कि निरंतर कंटिन्यू, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मई की घटना है, इनफैक्ट ये तैयारी 15 मार्च के पहले से चालू थी नक्सलियों की। 15 मार्च के पहले से उस क्षेत्र में दौरा करना, रेकी करना, जिस जगह पे घटना घटी है वहाँ पे नक्सलियों का जमावड़ा, ये सारी चीज़ें उस इंटेलिजेंस इनपुट में, रिपोर्ट में है जो हम ये लोगों रिपोर्ट को, आप लोग ने देखी क्या? हाँ मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है, मेरे पास रिपोर्ट। जी। इंटेलिजेंस ने आपको जब इतना इनपुट दे दिया उसके बाद आप सुरक्षा में चूक कर जा रहे हैं, फिर आप गुमराह करते हैं लोगों को कि रूट परिवर्तन था, कोई रूट परिवर्तन नहीं था, कहीं रूट चेंजेस नहीं हुए, उसी रूट से आना था, उसी रूट से जाना था। ये तो मतलब कहीं कुछ नहीं था, एकदम क्लियर था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जो तिथि पे जाना था उस तिथि को समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था और उसी रूट से, जिस रूट से जाना था, जहाँ से आना था, सब चीज़ें सिस्टम को मालूम थी, सरकार को मालूम थी और पुलिस प्रशासन को मालूम थी। पर सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराया गया? जब उसमें Z+ श्रेणी में नंद हमारे महेंद्र कर्मा जी थे, जेड श्रेणी में हमारे पटेल साहब थे, सीनियर नेता हमारे विद्याचरण शुक्ल जी थे, मेरे पिता बस्तर के इंचार्ज थे, बस्तर के और जो प्रमुख नेता थे वहाँ वो उपस्थित थे। एक दिन पहले तक डॉक्टर चरणदास महंत साहब उसमें यात्रा में शामिल थे जो सेंट्रल में मिनिस्टर थे। जी। तो मतलब एक बड़ा कांग्रेस की पूरी लीडरशिप वहाँ उपस्थित थी और उस समय ऐसी घटना हो जाना, ये अपने आप में षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। क्या लगता है, मतलब साजिश कौन कर सकता है आप लोग के हिसाब से? आप लोग सोचते होंगे। देखिए, मैं अभी तो आपको पहले क्लियर करूँ कि एनआईए हम लोगों को दस्तावेज नहीं दे रही है, राज्य सरकार जो तो उन्होंने जांच की, किस जो सिरे से जांच, हाँ भाई कुछ दस्तावेज, पहली जांच एजेंसी उसमें कौन है? एनआईए है। एनआईए। जब मैंने बस्तर में जाके अभी एक एफआईआर दर्ज कराई थी जगदलपुर जाके, तो उस एफआईआर पे भी एनआईए ने आपत्ति करी। जगदलपुर कोर्ट में हम लोग उसको जीते, फिर वो हाई कोर्ट में आई, हाई कोर्ट में हम लोग जीते। अब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर स्टे के लिए लगा दिया, उनको स्टे मिल गया, उसमें फिर सुनवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और वहाँ से जब अनुमति प्राप्त होगी तो राज्य सरकार इसमें निश्चित ही कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरे को उम्मीद है। और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही इस सच का पर्दाफाश लोगों के बीच लाया जा सकता है, अन्यथा तो दिक्कत है। मैं आपको फ्लैशबैक पे लेके जाता हूँ। 25 मई 2013 वो आखिरी बार बात हुई थी उदय जी साहब की? हाँ, 24 मई को एक कार्यक्रम किया था मैं बिजली विभाग में। बहुत सारे हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की दिक्कत थी, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो जनरली कोई आंदोलन करने के बाद मैं पिताजी से उसका फीडबैक लेके बात करता था। तो मैंने 25 के सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा पापा जी ऐसा ऐसा है और मीडिया का कवरेज मैं आपको भेज रहा हूँ करके, और ये समस्या है, इस पर एक बार आप अधिकारियों बस्तर गए थे, चले गए थे? हाँ, आप अधिकारियों से बात एक बार कर लेंगे तो इन लोगों का काम तुरंत हो जाएगा। तो ठीक है बोले, मैं बोल देता हूँ। तत्कालीन अधिकारी जो यहाँ CSP में थे उनको फ़ोन भी किया,
मैं दोपहर में मिलने भी गया ग्रामीणों के साथ वापस नेक्स्ट डे। 24 को तो हम लोगों ने ज्ञापन और आंदोलन किया, 25 को फिर मिलने गया, तो बताया उन्होंने कि मुदलियार साहब का फ़ोन आया था आपके फादर का, मैं इसको कर रहा हूँ। ये दोपहर की बात हुई। दोपहर की बात है, ये लगभग 1-1:30 बजे के आसपास की बात है। फिर उसके बाद बात नहीं हुई। 3 साढ़े 3 बजे कुछ साथियों का फ़ोन आया कि टीवी देखे क्या आप? मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले भैया वो परिवर्तन यात्रा में हमला हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो बोले भैया आप देखो ना टीवी करके। तो मैं टीवी देखा तो उसमें एक पट्टी चल रही थी IBC किसी चैनल में कि झीरम में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हमला। फिर लिखा कि सारे नेता सुरक्षित हैं। फिर ये मैसेज आता रहा, हम लोग जो अपने सोर्सेज हैं, जितने अधिकारी हैं, उनसे बात किया मैंने। CRPF की कंपनियां वहाँ थी, उनके जो CEO थे, उनके जो IC थे, उनसे सबसे बात हुई मेरी। तत्काल उसमें बात उस समय चालू हुई तो बोले हमारे पास कोई खबर नहीं है, और बार बार स्टेट कहती थी कि CRP कैंप में। तो ये कोई स्थिति को क्लियर कर नहीं रहा था। लोकल पुलिस भी कुछ बता नहीं पा रही। नहीं, कुछ नहीं, किसी के पास कुछ था ही नहीं, कोई कुछ बताने को ही नहीं तैयार था। मैं तो सबसे बात किया, सारे लोगों को फ़ोन लगाया, रेगुलर बातचीत। उदय जी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फ़ोन रिंग जा रही थी, फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा था। वो मेरे ख्याल से फॉल्स रिंग थी जी। और ऑलरेडी पूरे झीरम में जैमर लगा हुआ था, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, कोई किसी से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था। तो इतनी बड़ी घटना, झीरम वाले घाटी में पूरा जैमर लगाना, नक्सली इतने बहुत ऑल ऑफ अ सडन घटना नहीं है। मैंने फिर कहा ये बहुत प्लान्ड घटना है, और मुझे ऐसा लगता है कि कई महीने पहले से इसकी तैयारी चल रही थी और इसका इनपुट राज्य सरकार के पास था। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र है और सुरक्षा में बड़ी चूक है। अब किन लोगों ने चूक करके षड्यंत्र किया है, उनका चेहरा सामने आना चाहिए। इसमें कोई आपसी, कोई अपने लोग नहीं, कोई अपने लोगों की बात ही नहीं है इसमें। तो सिंपल पार्टी के लोग, कुछ लोग सवाल उठाते रहे शुरू से। देखिए अब ये हो गया है कि जांच करने दे नहीं रहे हैं भाई। केंद्र सरकार NIA के माध्यम से अड़ंगा लगाती है। राज्य में जब रमन सिंह साहब की सरकार थी, हम लोग बोलते थक गए कि साहब इसमें आप CBI को कर दीजिए हमको। उस समय मेरे ख्याल से गृह मंत्री राजनाथ सिंह साहब थे शायद, देश के। हाँ, देश के। हम लोग उनसे बार बार इनके माध्यम से बोलते थे कि हमको मिला दो अगर वो CBI जांच नहीं करा रहे हैं तो। इन्होंने बहुत समय तक कहा कि CBI जांच के आदेश प्राप्त हो गए हैं। 4 साल तक CBI जांच नहीं हुई। कई बार CBI कार्यालय में भी हम लोगों ने जाके आवेदन दिया और पूछा कि चल क्या रहा है। तो इसको लिंगर ऑन करने का काम जिन लोगों ने किया है, अब वो दुनिया भर का आरोप लगाते हैं। राष्ट्रीय नेताओं ने कोई मदद नहीं की आपकी वहाँ पे? सबने किया। राष्ट्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि इसमें जल्द से जल्द खुलासा हो, और जब हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखते हैं तो हम लोगों को हमेशा मदद मिलती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे हम लोग हाई कोर्ट में वकीलों को लेकर भी चर्चा करें, चाहे हम लोग राज्य सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी हम लोगों को हमेशा मदद करते आए हैं, और हर इशू पे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पैनी नज़र रखे हुए हैं। जब हाई कोर्ट के निर्णय आते हैं या सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की हियरिंग होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे हायर लीडरशिप इसमें फीडबैक लेती है। गांव-गांव जाते हैं, वार्ड-वार्ड जाते हैं, तो उदय जी को याद करते होंगे लोग, क्या बोलते हैं? आज भी राजनांदगांव की जनता के दिल में पिताजी हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं। आज भी मैं कहीं गांव जाता हूं, ग्रामीण जाता हूं, तो कई बार ऐसा होता है गाड़ी का कांच खुला रहता है। तो भीड़ में जो महिलाएं बैठे रहती हैं, जो वरिष्ठ लोग बैठे रहते हैं, वो ये कहते हैं ये उदय मुदलियार के बेटा जावत है। तो ये लोगों के दिल में है अभी भी। पिताजी ने बहुत काम किया है राजनांदगांव के विकास के लिए। चाहे वो बस स्टैंड हो, उस समय 300 बेडेड हॉस्पिटल की कल्पना 93-98 में जब नहीं की 100 बेडेड हॉस्पिटल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पिताजी ने 300 बेडेड हॉस्पिटल राजनांदगांव के लिए बनवाया। फिर नया बस स्टैंड, हाईटेक बस स्टैंड बनवाया। जब ये सिंगल रोड था जी रोड, इसको 2 लेन कराया, 2 लेन हुआ पहले। फिर डिवाइडरों में सब लाइट लगी, स्ट्रीट लाइट, रायपुर नाका से लेके नागपुर नाका तक। तो उस समय 98 के दौर में ये सब बड़ा मामला था। उस समय विकास की जो नींव पिताजी ने रखी, हर गांव में शीतला मंदिर का निर्माण, आज भी आप जाएंगे हर गांव में पंचायत का निर्माण, हाँ, सब गांव में, सब जगह। आज भी हम लोग उन जगहों में जाके बैठते हैं, 98 की बिल्डिंग बनी हुई है, 95 की बिल्डिंग बनी हुई है, आपको कहीं दरार नहीं दिखेगी बिल्डिंग। तो विकास कार्य में पिताजी का बड़ा योगदान रहा है। और विशेष करके शहरी क्षेत्र में जो
मूलभूत सुविधाओं को लेकर उन्होंने जो प्रयास किया, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई के क्षेत्र में, वो आज भी अविस्मरणीय है। शिक्षा के क्षेत्र में जगह जगह हाई स्कूल खुलवाना, जगह जगह जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की व्यवस्था करना। आज भी जब हम जाते हैं, बहुत से गांव में चर्चा होती है, तो जो गांव के सीनियर लोग हैं वो बताते हैं कि हमारे गांव में हाई स्कूल खुला है, काम आपके बाबूजी करा रहे, समझ जाके लड़ ले रहे हैं कि भैया इलाज कराना है। 1 घंटे में दिग्विजय सिंह जी हमला मिलाई से तुरंत वो आदेश हमला वहीं भोपाल में। अभी कुछ कांग्रेसियों से मैं बात कर रहा था, उनके बारे में बता रहे थे कि वो दबंग नेता थे, एक फोन पे ही काम हो जाता था, दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, जनसेवा में लगे रहते थे पिताजी। कभी इतना बड़ा उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा, बड़ा मतलब उसमें बेदाग पॉलिटिकल कैरियर रहा। राजनांदगांव में कांग्रेस मतलब उदय मुल्लार मतलब कांग्रेस एक ब्रांड थे। पिताजी का एक लाइन हमेशा मुझे याद आती है कि वो हमेशा कहा करते थे कि कांग्रेस है तो हम हैं जी, और कांग्रेस नहीं रहेगी तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। हम सबका वजूद, हम सबकी पहचान कांग्रेस से। अभी वो नहीं है तो कांग्रेस राजनांदगांव में नहीं है। नहीं, हम प्रयास तो हाँ, वो बड़ा एक वैक्यूम है, सीट नहीं मिली आपको। बड़ा एक वैक्यूम है जी, समय के हिसाब से। आज तक वो जगह को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। तो राजनीति में अक्सर ये होता है कि जगह बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाती है, और जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उनके जाने से वो अभी फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है। तो ये थे जितेंद्र उदय मुल्लार जिनसे बात की थी, और 10 साल पहले फ्लैशबैक पर गए, उनकी बातें याद की, और बचपन की बातों भी उन्होंने बताया कि गांव में जैसे जाते हैं आज भी वो, तो उनको लोग याद करते हैं। और बाकी रही बात जांच की बात, तो मामला कोर्ट पे है। राज्य सरकार की अपनी जांच एजेंसी है जिसको जांच करने दे रही है। एनआईए की जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। जो भी अपडेट रहेगा हम आपको आगे बताते रहेंगे। और सोचा क्यों ना जीराम घाटी के 10 साल हो चुके हैं, तो उनके जो पुण्यतिथि पर हम सोचे उनसे बात कर लें। सर के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही ब्राइट टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।